बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। 3 कहानियाँ हैं जिसमें एक वीडियो है, एक इंटरव्यू है और एक कॉलम है। और कहानी क्या बनती है कि जनरल गद्दार था, एक पार्टी को धमकी मिल रही है और एक पार्टी की छुट्टी करा दी जा रही है। अच्छा, अब हो ये रहा है कि इलेक्शन आने वाले हैं। असल कहानी क्या है कि इलेक्शन आने वाले हैं और सारी गहमा गहमी जो है वो इलेक्शन के लिए हो रही है, अगर इलेक्शन होने हैं तो। और वैसे बाय द वे इसमें भी अब ज़्यादा टाइम नहीं है, इस हफ्ते के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं या नहीं। कम से कम उसके लिए इब्तदाई वर्क जो है, इब्तदाई काम जो है वो तो शुरू हो। 8 फरवरी के इलेक्शन का मतलब ये है कि जुमे वाले दिन से पहले पहले इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होना है। और किसी का दिल नहीं कर रहा, किसी की नीयत नहीं है, मजबूरी बनी हुई है। काजी फाइज ईसा साहब से डर रहे हैं, उनका खौफ है कि वो पता नहीं क्या ऑर्डर पास कर दें। उनसे खौफजदा होकर इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी किसी हद तक डामाडोल सा होकर काम कर रही हैं। उन्हें लगता भी है कि इलेक्शन हो भी जाएंगे, फिर नहीं भी होंगे, लेकिन वो अगर हो गए तो उसके लिए उन्हें अपनी कुछ ना कुछ तैयारी तो करनी ही है। अच्छा, मीडिया के हवाले से भी मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोगों पर प्रेशर की बातें होती हैं, हामिद मीर साहब के ऑफ एयर होने की बातें होती हैं, किसी खबर के चलने या ना चलने की बात हो रही होती है कि बड़ा प्रेशर है, अदालत ने हुक्म दे दिया है, छोड़ दें लेकिन पकड़ लें और फिर खबर भी नहीं चलनी। ये सारी बातों के साथ साथ हामिद मीर साहब का एक व्लॉग कह लें, एक वीडियो कह लें, वो सामने आ गई है जिसमें उन्होंने 16 दिसंबर के हवाले से बात किया। 16 दिसंबर 1971। अच्छा, इसकी 2 रेलेवेंस हैं। एक तो दिसंबर का महीना है और 16 दिसंबर इसी हफ्ते आ जाएगा। दूसरी चीज़, उन पर प्रेशर की जो बातें हो रही हैं कि उनको ऑफ एयर करना और इस तरह के मामला चल रहे हैं ना, ये सारी बातें, तो उनकी वीडियो है और उन्होंने बताया है कि 16 दिसंबर 1971 को जो सानेहा हुआ, पाकिस्तान की तकसीम, मशरक़ी पाकिस्तान का अलग होना, बांग्लादेश बनना, पाकिस्तान का टूट जाना, इसका असल मुजरिम कौन था। और न सिर्फ वो असल मुजरिम था बल्कि ये उसका प्लान्ड जुर्म था। ये कोई इंसिडेंट नहीं था, ये कोई हादसा नहीं था, ये कोई अचानक हो जाने वाला वाक़या नहीं था, बल्कि जनरल अयूब ख़ान का ये प्लान था कि पाकिस्तान को तोड़ दिया जाए। और उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ रेफरेंसेस दिए हैं। उन्होंने बताया कि जनरल अयूब के जो वज़ीर कानून थे जस्टिस इब्राहीम, उन्हें जनरल साहब ने कहा कि बंगालियों से जान छुड़ाओ। अच्छा, और ये 62 की बात हो रही है। अच्छा, उन्होंने इस बात को ज़ाहिर है नहीं उस पर तस्लीम करने को तैयार थे, वो इस पर काम करने को तैयार नहीं थे, तो उनकी छुट्टी करा के जस्टिस मुनीर को वज़ीर कानून बनाया गया और फिर उनके ज़िम्मे लगाया गया कि बंगालियों की छुट्टी कराओ। अच्छा, और ये बातें चलती रहीं। 68 में फिर इसका रेफरेंस आया कि बंगालियों से किसी तरह जान छुड़ाएँ। हामिद मीर साहब ने बड़ी तफसील से किताबें दिखा के जिनमें छपे हैं और बड़े अहम ओहदेदारान जो अयूब ख़ान साहब के साथ एसोसिएट रहे थे, उनके एडीसी, उनके वज़ीर कानून, इन सब की किताबों के रेफरेंसेस हैं कि जिससे ये पता चलता है कि जनरल अयूब ये गेम, ये डर्टी गेम खेल रहे थे। अच्छा, अब एक ऐसा, मेरी भी इस वक्त बात करने का मकसद ये है कि जब हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहां हम कुछ चीज़ों की करेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं, जिसमें सबसे अहम काम अदलिया का है। काजी फाइज ईसा साहब ने जो स्टेप्स लिए हैं, भुट्टो केस को ओपन किया है, जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी का केस लेकर चलने लगे हैं, धरना केस पे पहले उनका डिसीजन मौजूद है, उसकी तो अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है। तो ऐसे वक्त में फ़ौज की तरफ से बराह रास्त या दूसरी सूरत में पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर हमारे सियासतदानों को सोचना होगा कि हमें इन कौमी मुजरिमों का मुहासबा हो। ज़ाहिर है वो लोग दुनिया से चले गए हैं, उनको बराह रास्त पकड़ के सज़ा तो नहीं दी जा सकती, लेकिन उन्हें फ़िक्स किया जा सकता है, ज़िम्मेदारी का तयन किया जा सकता है कि कौन मुजरिम थे और उनका क्या रोल था और उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए थी, ताकि आइंदा के लिए मुल्कों की तारीख़ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इस तरह के बड़े जराइम जो हैं, इस किस्म की दोबारा कोई सोचे भी ना, दोबारा इस हवाले से कोई बात ही ना हो। और ये तभी मुमकिन है जब हम उन बड़े सानिहों का, उन बड़े वाक़यात का, उन बड़े हादसों का, मुजरिमों का तयन करें और उनको फ़िक्स कर दें कि ये मुजरिम थे और इनकी ये सज़ा बनती थी। सज़ा देना या बाद में सज़ा देना ये तो एक अलग प्रोसेस होगा, वो पार्लियामेंट के थ्रू जैसे भी हो सकेगा वो होगा। लेकिन इसके साथ ही एक और इंटरव्यू भी हुआ है
और वो इंटरव्यू है राव अनवार साहब का। राव अनवार साहब इसलिए कहता हूँ कि आप समझ लें, राव अनवार एसएसपी रहे हैं और जिन पे 400 से ज़्यादा कत्ल के मुकदमे थे, और जब वो अदालत में पेश होने के लिए आए तो चीफ जस्टिस साहब का हुक्म था कि उन्हें गिरफ़्तार नहीं करना। मतलब कैसे कैसे मकरू किरदार जो हैं हमारी जुडिशरी में रहे हैं कि जिन्हें इस बात की फ़िक्र थी कि राव अनवार को गिरफ़्तार नहीं करना। आपको याद होगा, मैं बैठक में भी बात कर रहा था कि सियासी रहनुमाओं को हथकड़ियाँ लगाकर चेहरों पे मास्क चढ़ा के पेश किया जाता है। अच्छा, उनमें फवाद चौधरी भी है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते वो, मुझे उनसे शदीद इख्तलाफात है उनके अंदाज़ सियासत से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। मुख्तलिफ़ चीज़ों पे रहा, हमारी मुलाकात भी हो जाती थी कुछ हवालों से, तो लेकिन उन्हें हथकड़ी लगा के पेश किया जाता है। उससे पीछे चले जाएँ, ये ख्वाजा साद रफ़ीक रहे हैं जेलों में, परवेज़ रशीद साहब के साथ जो कुछ हुआ है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को जहाज़ में बिठा के रस्सियों से बांधा हुआ था, हथकड़ी बांधी हुई थी, मतलब एक तरह से ये सारे काम किए गए। लेकिन राव अनवार साहब की गाड़ी अंदर आई सुप्रीम कोर्ट के अहाते में, स्पेशल वीवीआईपी प्रोटोकॉल देकर सामने बिठाया गया। जिस बंदे पर 400 से ज़्यादा कत्ल के मुकदमात हों, इल्ज़ाम हो, चलें यूँ कह लें, ठीक है, मुकदमा तो उस पर क्या बनना था। तो वो राव अनवार साहब अब इंटरव्यू दे रहे हैं और वो लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें किस पार्टी को वोट देना है और किस पार्टी को वोट नहीं देना। राव अनवार साहब बता रहे हैं कि कराची में जो सारा निज़ाम है वो आसिफ जरदारी साहब चला रहे हैं। कराची में जितनी करप्शन है वो पीपल्स पार्टी कर रही है। कराची में जितने ज़मीनों पर कब्ज़े हो रहे हैं वो आसिफ जरदारी साहब की मर्ज़ी से हो रहे हैं। उन्होंने पहले मुजफ्फर टप्पी साहब को रखा हुआ था, फिर उनको तब्दील कर दिया, और वो सारा जो वहाँ पे जिसको वो सिस्टम टर्म इस्तेमाल होती है, सिस्टम जो चला रहे हैं वो आसिफ जरदारी साहब चला रहे हैं। अच्छा, आसिफ जरदारी साहब के हवाले से भी कोट हुआ था कि राव अनवार हमारा बच्चा है। आसिफ जरदारी साहब को भी सोचना चाहिए कि कैसे कैसे बच्चे वो उनके खाते में आ जाते हैं। अच्छा, और ये ऐसे नहीं आ जाते। अच्छा, वो सियासी रहनुमाओं की, मैं तो उनको 100% उनकी गलती कहता हूँ, बल्कि उनका जुर्म है कि जब वो ऐसे लोगों को गोद लेते हैं। अच्छा, वो किन के लिए काम कर रहे थे? अगर आसिफ जरदारी के लिए कर रहे थे तो फिर आसिफ जरदारी रिस्पॉन्सिबल है, और बिल्कुल ठीक है, अगर वो ये बातें कर रहे हैं तो आसिफ जरदारी साहब को सोचना भी चाहिए और जवाब भी देना चाहिए। फिर वो बता रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब के एक मुलाजिम थे मुश्ताक नाम के, जिनके अकाउंट में मलिक रियाज साहब के दामाद जैन मलिक ने 8 अरब रुपये भिजवाए। 8 अरब रुपये, यार बड़े पैसे होते हैं। हमारे जैसा बंदा तो लिखने लगे ना तो वो 000 ही भूल जाएगा पूरे करने ना कि कितने होने हैं। 8 अरब रुपये एक मैनेजर के अकाउंट में आ गए। अच्छा, फिर वो दुबई चले गए, फिर दुबई से लंदन चले गए वो मैनेजर, और 8 अरब रुपये ख़त्म, कहानी गॉन। अच्छा, ये वही मलिक रियाज साहब हैं, 460 अरब रुपये का फ़ाइन हुआ है उनके लिए। 8 अरब रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। 460 अरब रुपये का फ़ाइन हुआ है। 190 मिलियन पाउंड जो आए थे वो इमरान खान साहब की मेहरबानी से और हिस्सादारी से वो मलिक साहब के फ़ाइन अकाउंट में चले गए थे। खैर, अब तो वो मामला दूसरी तरफ चला गया है, लेकिन ये लुटमार हो रही थी। और वो राव अनवार जिसके ख़िलाफ़ एहतजाज होने लगा, तो कराची में जब वो एक लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा था तो वहाँ से वो सारा कुछ उठा दिया गया, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं हो पा रहा था। और ये वही राव अनवार हैं जब वो सब इंस्पेक्टर थे। एक मैंने वो स्टोरी वीडियो सुनी है जिसमें वो साहब बता रहे हैं कि ये सब इंस्पेक्टर थे, इनका तबादला हुआ, तो जो नए साहब चार्ज लेने के लिए आए पुलिस ऑफिसर, उन्हें राव अनवार साहब ने हवालात में बंद करके फैंटी लगाई और कहा कि मैंने अभी चार्ज नहीं छोड़ा, तुम चार्ज लेने कैसे आ गए हो। अच्छा, डीआईजी वहाँ के जो थे वो ज़रा उस पर गर्मा गर्म हुए। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, फोर्स का डिसिप्लिन है, एक आदमी पुलिस वाले को कैसे मार सकता है, और मैं इसकी छुट्टी करा दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो उस ज़माने के वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ साहब ने डीआईजी को खुद फ़ोन किया। आप सोचें, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो डीआईजी को फ़ोन करें, मतलब उन्हें तो आईजी को भी फ़ोन करना नहीं बनता वज़ीर आज़म का, तो ना वो वज़ीर दाखिला को कहें, मैक्सिमम वज़ीर दाखिला खुद मैनेज कर लेंगे जो भी मसला होगा, वो सूबे के वज़ीर आला को कहें या जैसे भी मैनेज करना है, वो बाकी सारा सिस्टम मौजूद है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, और उन्होंने कहा यार इसको छोड़ दें, इसको ना तंग करें, और कहा नहीं सर, या ये रहेंगे या मैं रहूँगा। तो उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने कहा अच्छा ठीक है, फिर आप इस्तीफ़ा दे दें। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि राव अनवार साहब की ताकत या बदमाशी कितनी चलती थी। तो वो एसएसपी भी रहे, वो उन पे कत्ल के मुकदमात भी इल्ज़ाम लगते रहे। सदर पाकिस्तान जो साबिक हैं उनके बच्चे डिक्लेयर हुए,
लेकिन जिन, वो कहते हैं ना जिन का बच्चा था, उन्होंने, वो मस्जिदों में ऐलान होता था ना जिन का बच्चा है आकर ले जाएं, तो इसमें जिन वो दूसरे वाला भी काउंट हो सकता है जब हम बात करें। तो वो पता नहीं किन के बच्चे हैं, लेकिन वो इस मुल्क के कानून, इंसाफ, अदलिया के मुंह पर एक तमाचा है, जिनके बारे में रवैया, अदलिया का रवैया हम देख चुके हैं। अच्छा, एक आम आदमी हो ना तो उसके लिए ट्रोल हो जाती है, पुलिस ऑफिसर और आईजी भी हो ना तो जज साहिबान उसको खड़ा नहीं होने देते तमीज़ से, तरीके से। वो किस तरह खड़े हो, कैसे देख रहे हो, कैसे बोल रहे हो, मुस्कुरा क्यों दियो, इस तरह के पता नहीं क्या क्या 100 चीज़ें आती हैं और बाकी धमकियाँ। लेकिन राव अनवर शहज़ादा था, लाडला था और लाडला है, और लाडलों को कोई कुछ नहीं कहता। और असल पैगाम उनके इस इंटरव्यू में क्या है कि पीपल्स पार्टी ने लुटमार की थी, लोग सोचें, पीपल्स पार्टी को वोट देने से पहले सोचें। अब मसला ये है कि राव अनवर साहब अब लोगों को बताएंगे कि किसको वोट देना है। तो ये क्यों हो रहा है ये सारा कुछ? क्या पीपल्स पार्टी की छुट्टी कराई जानी है सिंध से भी, या पीपल्स पार्टी को सिर्फ बस वो डराया जा रहा है कि आपकी सिंध से भी छुट्टी हो सकती है? तो वो जो उड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना बिलावल भुट्टो जरदारी खुली फ़िज़ा में, और वो समझ रहे हैं कि खुला मुकाबला है, लेवल प्लेइंग फील्ड है और वो जहाँ तक जा सकेंगे चले जाएंगे। तो शायद क्या उनके लिए धमकी है कि आसिफ जरदारी साहब के लिए धमकी है कि सर ये देख लें, फिर इस तरह की बातें हैं, ज़ाहिर इन बातों पे केसेस भी तो बन सकते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें चल सकती हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब को भी धमकी मिल रही है। नवाज शरीफ साहब को धमकी जो है वो सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ाइच साहब, उनका आज का कॉलम है नूनी भट्ट और खुफिया भाई। वही उन्होंने एक मकालमा, ख्याली मकालमा पेश किया है नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज या आईएसआई या खुफिया इदारे या जिसको भी कह लें आप, उनके दरमियान। और उसका लुब्बे लबाब ये है कि मियाँ साहब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, खिलाड़ी यानी इमरान खान की सपोर्ट भरपूर मौजूद है ग्राउंड पर और उसको 70-80% लोग उसको वोट देने को तैयार हैं। अगर वो निकल आए तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। आप वो कैंपेन नहीं चला रहे हैं, आप जलसे नहीं कर रहे हैं, आप जलसों में पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं, इस तरह की बातें। मतलब ये इमेजिनरी सही, लेकिन आप सोचें ना, वो हबीब अकरम साहब कहते हैं ना थॉट प्रोसेस कहीं चल रहा होता है, तो वो थॉट प्रोसेस कहीं चल रहा है, कहीं ये बातें हो रही हैं। और सुहेल वड़ाइच साहब बड़े बाखबर आदमी हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना जब जिसकी बुनियाद पे वो ये बात कर रहे हैं। और वो अक्सर इमरान खान साहब की हिमायत में और उनकी मोहब्बत में ऐसी बातें करते हैं। अगरचे उनका वो मौक़िफ़ ठीक है, गुज़श्ता दिनों हमारी मुलाकात हुई, वो तशरीफ़ लाए थे, तो उसमें उन्होंने, जब हमने उनसे ये ज़िक्र किया कि सर इस तरह की आपकी बातें आती हैं, तो उनका ये कंपनी नहीं चलेगी, वो भी उन्हीं का क्रेडिट है ना सुहेल वड़ाइच साहब का। और नो डाउट उस पीक टाइम पे जब कंपनी का बोलबाला था, उस वक्त सुहेल वड़ाइच साहब ने ये कहा था कि कंपनी नहीं चलेगी, लिखा था। अच्छा, तो वो, लेकिन अब वो डरा रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब को कि नवाज़ शरीफ साहब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। एक तरफ सिंध से पीपल्स पार्टी को डराया जा रहा है, दूसरी तरफ कौमी सियासत में जहां नून लीग पर तोल रही है कि हम एक वफाकी हुकूमत हम बनाएंगे और बड़ी मेजॉरिटी के साथ बनाएंगे, और तमाम जमातों से वो इत्तेहाद भी करने को तैयार है। छोटी छोटी जगहों पे वो MQM के साथ इत्तेहाद करने के चक्कर में है। MQM का हाँ एक और इशू भी है, MQM शायद बाइकआउट भी कर दे, उनका वो भी मसला है। अच्छा, लेकिन बार नून लीग तैयार है उनके साथ इत्तेहाद करने के लिए, BAP के साथ वो इत्तेहाद करने के लिए तैयार है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उनका इंतखाबी इत्तेहाद होगा, IPP के साथ पंजाब में जो एक इलेक्टेबल्स की सूरत में एक बड़ी पार्टी बनने का इम्कान है, अभी तक सिर्फ इम्कान की हद तक है, उनके साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट का इम्कान है। तो नून लीग पूरा ग्राउंड पे खेल रही है और फाइनली इलेक्शन के बाद वो पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठने को तैयार हो गए। तो वो चाहते हैं कि एक मुस्तहकम ताकतवर कौमी हुकूमत बने जिसमें सब उनके साथ हो, ये रोज़ रोज़ के झगड़े ना, और वो एक तो वो इंडिपेंडेंटली बड़ी मेजॉरिटी के साथ आए और उसके बाद फिर जितनी छोटी पार्टियां वो भी सारी उनके साथ ही हो, ताकि कोई झगड़ा और अदम इत्तेफाक की सूरत ना हो। तो उनके लिए भी पैगाम है कि मियाँ साहब आपकी तैयारी ठीक नहीं है, खिलाड़ी के पास 70-80% वोट मिल सकते हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं वो खौफज़दा करने के लिए भी हो सकती हैं कि किसी तरह शायद इलेक्शन पेंडिंग हो जाए। लेकिन क्या इलेक्शन डिले हो सकेगा? क्या फ़ाइज़ ईसा साहब इस बात के लिए मान जाएंगे? दिन रह गए हैं 5, बल्कि 4 ही समझ लें। 4 से 5 दिन में अगर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाता है तो इब्तदाई वो जो शकूक व शुबहात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। शकूक व शुबहात अनफॉर्चुनेटली
चीफ जस्टिस साहब ने तो कहा था कि इस पे ना किया करें बात, लेकिन मेरा ख्याल है ये बड़ा अजीब सा फैसला था किसी को ये कहना कि आप इज़हार राय ना करें। हमारा ख्याल है जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते ना तब तक हमें दुआ ही करनी पड़ेगी कि इलेक्शन हो जाए, और अगर हो गए, जब भी हो गए, तो ये सारा क्रेडिट काजी फाइज इसाद साहब को जाएगा। अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी को भी खौफजदा किया जा रहा है, नून लीग को भी डराया जा रहा है, बाकी कैंडिडेट्स का तो मसला ही कोई नहीं है, जिसको मर्ज़ी उठा दो, लिटा दो, उल्टा दो, लटका दो, जैसा मर्ज़ी हो सकेगा। दुआ करें कि इलेक्शन हो जाएं, वक्त पर हो जाएं, फेयर एंड फ्री हों, और जो हुकूमत बने वो एक मजबूत हुकूमत हो, बजाय हंग पार्लियामेंट के साथ वो टूटी फूटी सी हुकूमत जो कोई फ़ैसला ही ना कर सके। मजबूत हुकूमत हो जो बेहतर फ़ैसले ले सके, अवाम के हक़ में फ़ैसले कर सके, मेरे और आपके और पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसले हो सके। शुक्रिया।